हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ क्लास 8th का मैथ्स का पेपर जो कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2021-22 का है। इससे पहले बच्चों मैं आप लोगों के लिए क्लास 6, 7th और 9th का पेपर पहले ही ला चुका हूँ, जिसका पूरा हल बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ समझा के मैंने अपने चैनल में डाल रखी है और आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। और आज हम हल करेंगे बेटा क्लास 8th का पेपर। तो देखिए, इसमें मैंने कुछ हल कर रखे हैं, आप कोई नहीं इसको हल कर रखा है, कोई नहीं इसको इग्नोर करें आप, हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है, इसमें क्या करना है, हमें खाली स्थान भरने हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है बच्चों, ये क्या कह रहा है कि ऋण 5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। देखिए बेटा, गुणात्मक गुणात्मक मने गुणा, गुणात्मक मने गुणा, अब प्रतिलोम में से होता है बेटा उल्टा। ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होते हैं, देखिए हमें से याद रखना है कि जब भी आपसे प्रतिलोम तो उल्टा हो गया, ठीक है, गुणात्मक मने गुणा के रूप में, तो जब भी आपके लिए गुणात्मक प्रतिलोम का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, जो हमारे पास क्वेश्चन होगा उसको पलट देना है, उसको क्या कर देना है, पलट देना है। मान लो जैसे यहाँ पे यहाँ पे क्या था, ऋण 5 था, ठीक है, ये क्या था, ऋण 5 था। हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लगा दो। ठीक है, हमें पता है कि परमेय संख्या बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी परमेय संख्या मतलब कोई भी जो संख्या होती है या कोई भी पूर्णांक होता है वो एक परमेय संख्या होती है। वो कैसे बनती है, जब हम उसके नीचे 1 लगा देते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऋण 5/1। तो जब भी हम इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे बेटा, तो इसको हम क्या कर देंगे, पलट देंगे, अर्थात 1 आ जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे। तो ऋण 1/5 इसका क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम। यहाँ पे आपने एक ध्यान रखना है कि इसमें जो है चिन्ह नहीं बदलता है। ध्यान से सुनिए बेटा, इसमें चिन्ह नहीं बदलता है। देखिए चिन्ह यहाँ ऋण था, यहाँ भी ऋण रहेगा, ठीक है ना, बदलेगा क्या, ये सिर्फ इसका जैसे ये समझिए कि ये पलट जाता है भाई, जो सर है वो पाँव की तरफ आ जाएगा, पाँव सर की तरफ, है ना, बिल्कुल उल्टा करना है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम का रूल क्या है कि गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं कि जैसे ये था ऋण 5/1, एक मैंने मान लिया, अगर बल हम इसका गुणा इसी के गुणात्मक प्रतिलोम में करें, ठीक है, ये देखिए क्या कर रहा हूँ मैं कि जो ये मेरी परमेय संख्या है इसका गुणा मैं किस में करता हूँ, इसके गुणात्मक में करता हूँ, गुणात्मक प्रतिलोम में करता हूँ। तो देखिए क्या हो रहा है, देखो 5 एकम 5, हमें पता है अंश का अंश के साथ, हरकार के साथ, 5 एकम 5, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 5 एकम 5, और ये जब 5 5 को काटेगा बेटा तो आंसर कितना आ रहा है, 1। ठीक है, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम का कॉन्सेप्ट यही है कि उन दोनों का जो गुणनफल होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है, और इसीलिए ये होता है। अगर हम यहाँ पे चिन्ह बदल देंगे तो ये माइनस में आएगा, जो कि हमारे पूरे गुणात्मक प्रतिलोम के नियम को गलत कर देगा। ठीक है, ये है तो गुणात्मक प्रतिलोम। आई होप आप समझ गए होंगे क्या करना है, सिर्फ पलटना है बस, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, बस चिन्ह वही रहेगा। ठीक है, दूसरा है, इसने कहा 1/2 प्लस, यहाँ पे क्या है, प्लस का चिन्ह है। अब ये भाई एक बात सुनिए, मैं इसमें क्या जोड़ूँ कि ये 0 हो जाए। भाई जब किसी चीज़ में से वो खुद ही मिट जाएगा तभी तो 0 होगा। मान लो मेरे पास 5 रुपये हैं, मैं 5 के 5 खर्च कर दूंगा तभी तो 0 होगा, है ना। तो यही तो है, 1/2 है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऋण 1/2 लगा दूंगा, सेम यही रहेगा, सिर्फ चिन्ह बदल जाएगा। तो ठीक है, धन 1/2 में से ऋण का 1/2 क्या हो जाएगा, विपरीत चिन्ह हो जाएंगे, नहीं विपरीत चिन्ह घट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिंपल है। 81 क्या है, एक संख्या 81 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, ये क्या करें, इकाई 81। देखो मान लो ये 81 का क्या करते हैं हम, वर्ग करते हैं। ये कह रहा है कि 81 का पल ले वर्ग करो। अब वर्ग करने के बाद जो इसका इकाई अंक होगा, 81 के वर्ग का जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, पूरा वर्ग नहीं करना है, हमने इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हम इसका इकाई अंक पकड़ेंगे और इकाई अंक का वर्ग करेंगे। इकाई अंक का वर्ग करिए और इकाई अंक का वर्ग क्या होगा, 1 गुणा के 1, 1 की पावर 1 मैंने 1 की पावर 2 क्या है, मैंने 1 गुणा 1, तो क्या हो जाएगा, 1 एकम 1, तो क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक 1 हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, हर क्वेश्चन को पूरा नहीं करना, कुछ चीज़ें हमें कॉन्सेप्ट से समझनी चाहिए। 3 का घन, 3 का घन, घन क्या होता है तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है ना। जिस प्रकार से वर्ग होता है तो वर्गों से मिलके घन बनता है, ठीक है ना। वर्ग क्या होता था, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, और घन क्या होते हैं, जब हम 6 वर्गों को, है ना, दो ऐसे में, 2 इधर से साइड से हो जाते हैं, 2 ऊपर नीचे से होंगे, तो जब हम 6 वर्गों को मिलाते हैं तब जाके हमारा क्या बनता है, एक घन बनता है। तो घन में क्या हो जाएगा, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी, लेकिन घन में क्या होंगे, सारे बराबर होंगे। तो a गुणा गया a गुणा गया a, तो घन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, a³ होता है, a की घात 3। तो यहाँ पे इसका करें 3 का घन, 3 का घन में मीन्स हो जाएगा 3 गुणा गया 3 गुणा गया 3, है ना। तो 3 3 9 9 3 27, और यही हमारा क्या है, आंसर है, जो कि यहाँ पे
आ रखा है। ठीक है, अब देखिए एक त्रिभुज में विकर्ण होते हैं। देखो विकर्ण क्या होते हैं, अगर कोई बहुभुज है, क्या है, कोई बहुभुज है बेटा, उस बहुभुज में जो आमने सामने के जगह हम कोणों को मिला देते हैं, आमने सामने के कोणों को अगर हम मिला देते हैं तो उसको उस बहुभुज का विकर्ण कहते हैं। अब ये कह रहा है कि त्रिभुज, मान लो मैंने एक त्रिभुज बना दिया, ये देखिए, अब इसका विकर्ण मान लो, इसको मैं कहाँ मिलाऊं, देखो यहाँ नहीं मिलाना, मैं किसी कोण पे मिलाऊंगा तो ये तो भुजा बन रही, इधर भी मिलाऊंगा तो भुजा बन रही, इसको इधर में भुजा बन रही, तो त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं होता है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता, जबकि चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, 1 और 2 विकर्ण होते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसमें क्या करना है, सत्य और असत्य बताना, क्या सही है क्या गलत है। एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती है, बिल्कुल होती है, इस प्रकार से होता है ना एक समांतर चतुर्भुज, ऐसा होता है। ठीक है ना, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर भी होती है और समांतर भी होती है, यही वो कह रहा है। ठीक है भाई, इसलिए हमने क्या कर दिया, सही है। एक त्रिभुज में 2 विकर्ण होते हैं, देखो अब भी यहाँ पे तो बोल रहा है, अभी हमने लिखा कि त्रिभुज में 0 विकर्ण होते हैं, यहाँ कह रहा है कि त्रिभुज के 2 विकर्ण होते हैं, जो कि सरासर गलत है। 2 विकर्ण किसके होते हैं, चतुर्भुज के होते हैं, त्रिभुज के नहीं होते, इसलिए ये क्या है, गलत है। देखिए बेटा 5/7 का योज्य प्रतिलोम, देखिए अभी मैंने आपको सिखाया था गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करना है, संख्या को पलट देना है, कान खोल के सुन लो, संख्या को पलट देना है। जबकि योज्य प्रतिलोम में संख्या नहीं पलटेगी, पलटेगा उसका चिन्ह, क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है। क्यों, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट कहता है, ये क्या कहता है कि जैसे 5/7 है, देखिए 5/7, ठीक है, इसको हम जोड़ रहे हैं, योज्य मैंने जोड़ना, प्रतिलोम मैंने उल्टा, उल्टा क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, तो इसको मैं लिख दूंगा ऋण 5/7। समझ में आ रहा, ऋण 5/7, क्यों, क्योंकि यहाँ मैंने क्या बोला, 5/7 यही रहेगा, योज्य प्रतिलोम में संख्या नहीं पलटेगी, उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। अब बच्चे उल्टा कर देते हैं, कभी गुणात्मक प्रतिलोम में उसका कन्फ्यूजन हो जाता है उन्हें, भाई जब ये योज्य कह रहा है ना, वहाँ चिन्ह बदलेगा, गुणात्मक में कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है, गुणात्मक वो खुद ही पलट जाएगा, तो ये धनात्मक है, यहाँ ऋण हो जाएगा। तो देखिए जब हम इसको हल करेंगे बेटा, तो धन 5/7 और ऋण 5/7, जैसे यहाँ पे था ना धन 1/2 ऋण 1/2 जीरो हुआ था, उसी प्रकार धन का 5/7 और ऋण का 5/7 क्या बना देगा, जीरो बना देगा, क्या बना देगा, जीरो। और यही योज्य प्रतिलोम की क्या है, शर्त है, कंडीशन है, कि योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, उनका जो योगफल आता है वो 0 आता है, और जबकि गुणात्मक प्रतिलोम में उनका गुणनफल 1 आता है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन कभी गलत नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो इसने कहा कि 5/7 का योज्य प्रतिलोम ऋण 5/7 है, हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह बदल रहा है, संख्याएं जैसी की तैसी है। ठीक है, 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम ऋण 2 है, देखो गलती कर दी ना इसने। ठीक है, ये क्या करता कि इसको 2 को इसने ऊपर लाया, ये तो ठीक है इसने, क्योंकि पलट गया, 2 तो ऊपर आ गया, ठीक है, लेकिन इसने इसमें चिन्ह चेंज कर दिया, यहाँ धन का था इसने ऋण का कर दिया, इसलिए ये क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। ठीक है, 11 का वर्ग 122 होता है, बिल्कुल गलत है। 11 का वर्ग कितना होता है बेटा, 121। हमें कम से कम जो बच्चे क्लास 8th में पढ़ रहे हैं उनको कम से कम 20 तक के वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है, 20 तक के वर्ग बेटा। ठीक है, 10 तक तो वैसे भी याद होते हैं, 9 9 81 8 8 64 7 7 50 10 10 100 इस प्रकार से, लेकिन 11 से ऊपर 11 121 12 144 13 169 इस प्रकार से हमें कम से कम 20 तक याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें, इनको हल करना है। देखिए -1 ये इंटू है, ठीक है, -2/5 देख रहे हैं आप, ये 7th में भी पढ़ा था हमने पूर्णांकों का गुणनफल, लेकिन यहाँ पूर्णांक के साथ परमेय भी आ गई है ना, ये बटे में आ गया, तो करना कुछ नहीं, देखो 2/5 एकम 2/5, सीधी सी बात है, जैसे मैंने उसमें बोला था क्या करेंगे, 2/5 एकम, भाई ये पूरा का पूरा जो इसमें एक बार देगा तो ये तो वही रहेगा 2/5। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो चिन्ह है, चिन्हों का गुणा भी तो होगा, ऋण यहाँ भी देखो बेटे ऋण, देखो दोनों में कोष्टक लगा रखा है, इससे क्या होता है, सेपरेशन हो जाता है, तो ऋण गुणा ऋण बराबर धन, और ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हल कीजिए, ये मैंने कर रखा है। यहाँ पे क्या होगा, वही है जैसे मैंने 7th वाले पेपर में बताया था, क्या होगा, x - 2 = 7। ये क्या करते हैं, ये जो समीकरण होते हैं ये बैलेंस, ये बराबरी का काम करते हैं। ठीक है, अर्थात जो इधर है वही इधर होना चाहिए, मतलब x का कोई ऐसा मान होना चाहिए यहाँ पे जो यहाँ भी क्या बना दे, 7 बना दे। तो इसको निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, 2 तरीके, या तो हम x का अलग अलग मान रखें 1 2 3 4 करके, एक एक करके देखें कि कौन है जो इसको बराबर करे, या हम यहीं से निकालें। यहीं से निकालने के लिए क्या करेंगे, x के साथ जो चिपका होगा उसको बराबर के उधर ले जाएंगे, तो ये x का ऋण 2 है, बराबर जाके उधर क्या होगा, धन 2 हो जाएगा, है ना, x तो यहीं रहेगा, ऋण का 2 इधर आके धन का 2 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा मेरा
7 और 2 9, 9 लिख रखा है, ठीक है। 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, x की जगह 9। देख लो अगर मैं यहाँ पे 9 लिखता हूँ तो 9 ऋण 2 तो वो क्या 7 7 है कि नहीं है, ठीक है। ये भी हमने कर दिया। 81 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 81 का वर्गमूल ज्ञात करना है बेटा। तो 81 का वर्गमूल क्या होता है 9 होता है। देखो ऐसे इसको करने की, देखो वैसे भी ये 2 नंबर का है, इसको करने की जरूरत वैसे है नहीं, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा हम ऐसे ही कर सकते। 81 को रूट के अंदर लिखा, 81 को हम लिख सकते हैं 9 नमा 81, क्योंकि 9 को तो याद होना चाहिए बेटा। 9 में 81, एक 9 बाहर जाएगा तो ये हमारा क्या आ गया 9 आ गया आंसर, ठीक है ना। हमें पता है कि वर्गमूल से जब बाहर आता है तो जोड़े में से एक बाहर आ जाता है ना, ये जोड़े में से एक क्या आ जाता है बाहर आ जाता है, तो हो गया, दैट्स इट। अब ये कह रहा है कि इसका क्या ज्ञात करिए, घनमूल ज्ञात करिए। क्या करना है, घनमूल ज्ञात करिए। चलो इसको विधि से भी कर देते हैं, तरीके से कैसे करें। देखो 8000 का घनमूल, देखिए क्वेश्चन है ये है 8000, हम लिखते हैं 8000। इसके क्या करिए आप गुणनखंड करिए। जब भी वर्गमूल और इसकी बात होगी तो हम सबसे पहले क्या करेंगे गुणनखंड करने। देखिए गुणनखंड हम शुरू करेंगे बेटा 2 से। कहाँ से शुरू करेंगे 2 से। तो देखिए 2 से शुरू करेंगे तो 2 चको 8 0 0 0, ठीक है। उसके बाद फिर किससे देंगे 2, 2 दूनी 4 0 0 0, फिर करेंगे 2 से, 2 एकम 2 0 0 0, ठीक है। फिर करेंगे 2 से करेंगे 2 कितने, ये 10 हो जाएगा ना, तो 2 पंजे 10, 2 0 लग जाएंगे अब, ठीक है। फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 250 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब देखिए अब 125 है, विषम संख्या है, अब इसमें 2 का तो नहीं जाएगा, तो किससे करेंगे हम 3 से करेंगे। 3 का भी नहीं जाएगा, 3 चौको 12, 5 में तो जाता नहीं है, तो 5 से शुरू करेंगे हम। तो 5 का कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर किसका जाएगा 5, 5 पंजे 25, और फिर किसका जाएगा 5, 5 एकम 5, ठीक है, ठीक है। इसका क्या निकालना है घनमूल, तो हम क्या करेंगे 8000 को लिख दो, ठीक है। घनमूल बेटा ये होता है, जैसे ये वर्गमूल का चिन्ह होता है ना, तो घनमूल में यहाँ पे क्या लग जाता है 3 लग जाता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम इसको ये करके सारे जो हमने इसके गुणनखंड देखे करे हमने अभी, इन सब को हम इसके अंदर लिख लेंगे। देखो कितने 2 कितनी बार है, देखो 1 2 3 4 5 6 बार है ना, तो लिखो 2 गुणा गया 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 2, कितनी बार आ गया 3 3 6 बार, और 3 बार 5 है, देखिए 5 गुणा गया 5 गुणा गया 5। इन सारों को क्या कर दो इसके अंदर लिख दीजिए। अब यहाँ पे ये ध्यान रखनी है आपने, एक चीज़ क्या रखनी है कि जिस प्रकार से बेटा वर्गमूल जब हम निकालते हैं तो हम इसके 2 जोड़े बनाते हैं, 2 जोड़े हम इसके बाहर लाते हैं। यहाँ घनमूल है तो इसके 3 जोड़े बनेंगे, तो जैसे ये 3 जोड़े बनेंगे तो इन 3 2 के बदले 1 2 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इन 2 से भी 1 2 बाहर आके आ जाएगा, और यहाँ से 3 5 में से 1 5 क्या आ जाएगा बेटा मेरा बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार में क्या हो गया 2 दूनी 4 पंजे 20, और 20 क्या है इसका आंसर है, 20 क्या है इसका आंसर है। क्लियर है, यहाँ पे मैंने ऐसा कर रखा है ना, तभी तो मैंने कहा इसको मत देखिए आप, मैं यहाँ पे आपको तरीके से बताऊंगा। तो इस प्रकार से होता है, ठीक है। जब हम वर्गमूल करेंगे, अभी देखिए आप आगे हम करेंगे, जब हम वर्गमूल करेंगे ना तो वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनेगा बाहर आएगा, वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनेगा बाहर आएगा। घनमूल में ये ध्यान रखना कि 3 का जोड़ा बनेगा, कितने का 3 का। तो इसके साथ हमने ये वाला आंसर भी कर दिया। अब ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि -2 और 0 के मध्य 3 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। -2 और 0 के बीच में 3 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मान लो एक संख्या रेखा पे पहले बनाता हूँ, ठीक है। ये क्या है एक संख्या रेखा है मान लो, ठीक है। अब 0 कह रहा है, ये मान लो यहाँ पे 0 है, ये 1 है, ये क्या है 2 है। अब ये है -1 और ये है -2। ये कह रहा है बेटा इससे इन दोनों के बीच में, यहाँ से लेके और यहाँ तक, इसके बीच में 3 परमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। कितनी परमेय संख्या ज्ञात करनी है 3, ठीक है। परमेय संख्या आपको पता होनी चाहिए कि परमेय संख्या क्या होती है, वही संख्या है जिनको हम कैसे लिख सकते हैं P/Q के रूप में लिखी जाती है, उनको क्या कहते हैं परमेय संख्या कहते हैं। अब क्या क्या होगी देखो, एक तो मुझे दिख रही भाई, एक क्या है एक तो यही है कि नहीं, एक तो -1 तो है ही, एक तो मिल गई, 2 और चाहिए मुझे। तो देखिए बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, वैसे इसको हल भी कर सकते हैं, हल करने का भी तरीका है, या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देखो 0 और 1, 0 और 1, चलो इसको देख ही लेते हैं। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ जैसे ये लिखते हैं -1 + 0/2,
ठीक है ना। इनके बीच में अगर कोई संख्या मुझे निकालनी है तो इसको जोड़ दो, -1 + 2 ये हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे, इसमें ऐसे रहेगा, ये आ जाएगा -1/2। तो एक संख्या मेरी यहाँ पे आ गई -1/2, आ गई कि नहीं आ गई। इसी पर जैसे मैंने इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों का आधा, भाई औसत निकाला ना मैं, इन दोनों का आधा तो भी तो बीच का निकलेगा। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ के निकाल सकता हूँ मैं, क्या निकाल सकता हूँ, -2 धन -1/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये ऋण देखो, ये भी देखो, ये ऋण का है, ये भी ऋण का है और ये भी ऋण का, समान चिन्ह क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3/2। तो दूसरी संख्या मेरी यहाँ पे होगी -3/2 और यही बेटा मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है ना। जब भी हमें कोई संख्या निकालनी हो, निकालने के और भी तरीके हैं, अभी हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये छोटा क्वेश्चन है तो इसको हमें उस विधि से करने की ज़रूरत है नहीं। वैसे तो हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है भाई, 0 से यहाँ तक देखेंगे तो 0 धन इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो और डिवाइड कर दो 2 का। औसत निकालते ना, जैसे कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो ये 2 संख्या है, इन दोनों को जोड़ दूँ तो 2 का ही क्या कर दूंगा, भाग दूंगा। यहाँ मैं 2 को जोड़ रहा हूँ तो 2 का भाग दे दूंगा, है ना। तो इनको जोड़ा, ऋण 1 में जोड़ो तो यही रहेगा, 1/2 ऋण 1/2। या हम साधारण सी भाषा में बोलें तो 0 और 1 के बीच में आधा ही तो आएगा, और 1 और 2 के बीच में 1.5 आएगा। ये 1.5 जो है ना, ये 3/2 कहते हैं इसको, 3/2 इसको हम 1.5 बोल सकते हैं, बस बात खत्म, वही तो है। इसको तो तुम औरली भी बोल सकते हो कि भाई 0 और 2 के बीच में क्या है, एक आधा भी है, 1 भी है और 1.5 भी है, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। तो ये हमारे क्या होगा, आंसर होगा। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, ये इसने कहा है 0 और -2 के मध्य, इसने कहा -2 और 0 के मध्य 3 परमेय संख्याएं क्या होगी, 3 परमेय संख्या हो जाएगी आपकी। एक तो होगी -3/2, दूसरी होगी -1, ये होगी -1/2। ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बी क्या कह रहा है, 5x - 3 = 3x - 5 को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच भी कीजिए। चलिए इसको पहले क्या करते हैं, हल करते हैं। तो ये कह रहा है ये क्या कह रहा है कि 5x - 3 = 3x - 5। ठीक है, इसको हल करना है, इसमें ब्रैकेट की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, 5x - 3 इसको हल करना है बेटा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो इसमें चर राशि है उनको एक तरफ कीजिए, जो अचर पद है उनको एक तरफ कीजिए। तो देखिए ये 5x इसको ऐसे रहने दे, ये जो 3x है ध्यान से देखिए, ठीक है ना, ये जो 3x है ये क्या करेगा, इधर आएगा, बराबर के इधर। और जब कोई संख्या बराबर के इधर आती है तो अपना चिन्ह बदल देती है। अब यहाँ पे जो 3x है ना, इसका चिन्ह ये नहीं है, ध्यान रखना, ये जो चिन्ह है ये 5 का है, इसका जो चिन्ह है यहाँ पे होगा, और यहाँ पे क्या होगा, इसका धन का, कुछ नहीं है ना, तो कुछ नहीं का मतलब धन का है। तो ये जो 3x है इधर आके क्या हो जाएगा, -3x। ठीक है, ये ऋण का 5 अपनी जगह बैठा रहेगा, और जो ये ऋण का 3 है बेटा, ये इधर आके क्या हो जाएगा, धन का 3। ठीक है ना, पक्षांतर करते हैं जब भी पक्षांतर करते हैं तो क्या होता है, जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। क्लियर है, तो ये जो इधर आके ऋण हो गया, ये ऋण उधर जाके धन हो गया। तो 5x और 3x, तो 5x में से 3x चले जाएंगे तो कितने x बचेंगे, 2x बचेंगे। ठीक है, और धन के होंगे क्योंकि ये बड़ा है, और ऋण 5 में से धन के 3 जाएंगे तो ये ऋण का 2 बचेगा। ठीक है, क्योंकि ये ऋण का है, ये धन का है, तो बड़ा जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह आता है। तो 5 में से 3 के 2, बड़ा ये है तो इसका ऋण का चिन्ह आ गया। तो x बराबर क्या है बेटा, x क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा ऋण 2 के बटे में जाएगा। क्यों जाएगा पता है तुम्हें, है ना, मैंने आपको बता रखा है कि इन दोनों के जो बीच का रिश्ता होता है क्या है, गुणा है, और उधर जाके क्या होता है, भाग होता है। तो ये 2 इसको काट देगा बेटा, तो x बराबर हो जाएगा -1, और ये हमारा क्या है, आंसर है। लेकिन ये प्रश्न में कह रहा था कि हल की उत्तर की जांच कीजिए, कि उत्तर की क्या कीजिए, जांच कीजिए। अर्थात हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ x का मान रखते हैं, हम क्या करेंगे, x का मान रखते हैं। देखिए इस समीकरण में x का मान रखने पर तो यही रखेंगे, x बराबर ऋण 1 रखने पर। ठीक है ना, x बराबर ऋण 1 रखने पर। तो देखिए यहाँ देखिए 5x की जगह ऋण 1 - 3
बराबर इधर था 3x की जगह -1 -5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, माइनस का 5 हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर 3 एकम 3 माइनस का 3 माइनस का 5। और ये देखो समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, 5 से 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये भी ऋण का ये भी ऋण का, इसलिए ऋण का 8 हो गया। ठीक है, और ये भी समान चिन्ह जुड़ जाएंगे, 5 से 3 8 और क्या हो जाएगा ऋण। तो दोनों जगह क्या है बराबर है। ठीक है ना, तो उत्तर की जांच भी हमने कर दी। क्या कर दी कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है बेटा वो बराबर है राइट हैंड साइड के, और ये हमने इसकी जांच कर दी। इसका मतलब हमारा जो x का वैल्यू है वो क्या है सही है। x का वही मान तो होता है जो इस समीकरण को क्या कर दे भाई, x का हमें ऐसा मान चाहिए होता है जो इस समीकरण को क्या कर दे, इसकी तुलना वो कर दे, इसको दोनों पक्षों को क्या कर दे बराबर कर दे, इधर भी और उधर भी। तो यही इसको कर रहा है ये, इसका मतलब ये हमारा क्या है सही है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी वाला। देखिए बेटा ये जो सी वाला क्वेश्चन है ये क्या कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी पूछा भी जाता है। ये कह रहा है मोहन और राकेश की वर्तमान आयु, मोहन और राकेश की वर्तमान आयु का अनुपात ये है। ठीक है, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये होगा, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। क्या कह रहा है, मोहन और राकेश दो लड़के हैं, इनकी जो वर्तमान आयु है उनका अनुपात दे रखा है। ठीक है, और आपको पता है अनुपात को तोड़ने के लिए मैं किसका प्रयोग करता हूँ, x का। x क्या होता है गुणज होता है, जो इसमें भी होगा इसके पाड़े में भी होगा और इसके पाड़े में भी होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा माना मोहन की वर्तमान आयु 4x तथा राकेश की वर्तमान आयु क्या है 5x है। अनुपात को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, x चिपकाना पड़ेगा। तो मोहन की आयु हो जाएगी 4x और राकेश की हो जाएगी 5x। कौन सी आयु, वर्तमान आयु। ठीक है, 8 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी, 8 वर्ष बाद बताइए क्या होगी आयु, तो क्या हो जाएगी 8 जुड़ जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, एक से बढ़कर एक है, तो क्या हो जाएगा 8 जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4x + 8। और इस जब ये 8 जुड़ जाएगा तो उसके बाद उनकी जो आयु का अनुपात है बेटा वो ये है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौथे का सी है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैं सीधे लिखते हूँ, सीधे माना मोहन की वर्तमान आयु, माना मोहन की वर्तमान आयु कितनी है 4x है, तथा दूसरा बच्चा कौन है, राकेश की वर्तमान आयु कितनी है 5x है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार बेटा, प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार 8 वर्ष बाद देखिए 8 वर्ष बाद मोहन की आयु, 8 वर्ष बाद मोहन की आयु क्या होगी, जब आज उसकी 4x है तो 8 साल बाद कितनी हो जाएगी, बराबर 4x तो उसकी आज है, 8 साल उसमें क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार 8 वर्ष बाद राकेश की आयु क्या हो जाएगी, राकेश की आयु हो जाएगी 5x + 8। भाई जितनी उनकी उम्र है उसमें 8 साल और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब तो ठीक है क्या हो जाएगा, ये कह रहे हैं कि उनका जो अनुपात होगा ये होगा, मान लो 8 साल बाद जो इनकी आयु है, मोहन की आयु तो है 4x + 8। ठीक है, और राकेश की आयु है 5x + 8। इनकी आयु का जो अनुपात है वो हो जाएगा 5:6, ये कह रहा है, इसलिए मैंने अनुपात में लिख दिया। अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे होता है, तो मैं लिख सकता हूँ 4x + 8 / 5x + 8, इसको भी बटे में लिख दो 5/6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 इधर की तरफ गुणा करेगा, 6 कहाँ आएगा यहाँ और 5 इधर, तो 6 इधर आएगा, तो 6
ये हो जाएगा 4x प्लस का 8, और ये 5 के पास जाएगा तो 5 तो यही है, और ये वहाँ जाके क्या कर देगा 5x प्लस 8 हो जाएगा। गुणा करो अंदर तो क्या हो जाएगा 6 चौको 24x, 6 अट्ठे 48 हो जाएगा, बराबर 5 पंजे 25x हो जाएगा, और 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। फिर जैसे हमने इससे पहले वाली समीकरण हल की थी सेम ऐसे करेंगे कि देखिए जो चर राशि है उनको एक तरफ कर दो। अब देखो ये 25x क्या है, बड़ा है, तो इस ऐसा करते हैं 24x को उधर ले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि छोटा है ना, तो छोटे को ले जाना चाहिए, बड़े को रहने दो। तो 48 यहाँ बड़ा है, 48 को यहीं रहने दो, 40 इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये 40 उधर चलेगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 25x यहीं रहेगा, और जो ये 24x का x है वो उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, ऋण का हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 48 में से 40 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ हो जाएगा 25x में से 24x जाएगा x, तो x का मान कितना आ गया 8 आ गया, x कितना आ गया मेरा 8 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसने बोला था कि मोहन की आयु क्या है 4x है, तो अब मैं बोल सकता हूँ अतः मोहन की वर्तमान आयु, मोहन की वर्तमान आयु बराबर कितनी 4x थी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा 8, तो 8 चौको 32, कितने वर्ष है 32 वर्ष। इसी प्रकार राकेश की जो आयु होगी वो क्या होगी 5x है, ठीक है, 5x मीन्स 5 गुना गया 8, ये हो जाएगा 40 वर्ष, ठीक है। तो 40 वर्ष इसकी है और 32 वर्ष उसकी है, यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये है चौथे का डी, ये क्या कह रहा है, किसी संख्या x, कोई संख्या है, उस संख्या को इसने कहा x के दोगुने में, माने x के दोगुने में 5 का भाग देने पर 15 प्राप्त होता है, ठीक है। उसका समीकरण के रूप में लिख, क्या बनानी है समीकरण, ये इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए जो ये कह रहा है वही करते हैं। किसी संख्या x, इसने कहा कोई संख्या है, कोई संख्या है x है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है ये डी, ठीक है, कोई क्वेश्चन है x, कोई संख्या है x, ठीक है भाई, कोई संख्या है x है, इसके दुगने, तो x का दुगना हम लिख सकते हैं 2x, ठीक है, लिख दिया, दुगने में 5 का भाग देने पर, इस पूरे में किसका भाग देंगे 5 का भाग देने पर 15 प्राप्त होता है, मीन्स बराबर 15 प्राप्त होता है, ठीक है। x के दोगुने में 5 का भाग देने पर 15 प्राप्त होता है, ठीक है, लिख दिया, प्राप्त होता है, तो समीकरण के रूप में लिख दिया, वो तो क्या, यही हमारा क्या है आंसर है, यही तो थी समीकरण, इधर भी बराबर का चिन्ह, इधर 15, क्या कहा इसने, x के दुगने में 5 का भाग देने पर 15 प्राप्त होता है, यही होता है बेटा, ठीक है, समीकरण बनाना हमें आना चाहिए। ई क्या कह रहा है, इसमें देखिए 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 9 में y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, y का मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, मैंने 7th में भी समझाया था बहुत अच्छे से, 9th में भी समझा रखा, 9th का जो पेपर मैंने हल कर रखा उसमें बहुत अच्छे से समझा रखा मैंने। क्या होता है कि जो ये है ना, इसमें देखे थे हमें y का मान निकालना है, तो y को निकालने के लिए y को अकेला करना पड़ेगा, है ना, तो y अकेला होने के लिए क्या करेगा, जो उसके साथ चिपके होंगे उनको बराबर के उधर भेजेगा। अब देखेंगे y के साथ कौन कौन चिपक रखा है, यहाँ पे y के साथ 5 भी है, 2 भी है। अब ये देखेंगे कि दूर कौन है, देखो y जो उसके साथ जुड़ा है बेटा धन के रिश्ते से, जो कि उससे थोड़ा दूर है, और जो ये है 2 है वो बहुत करीब है गुणा के रिश्ते से, तो पहले वो क्या करेगा 5 को उधर भेजेगा, तो 2y तो यहीं रहेगा। अब ये जो देखिए बराबर 9 यहीं रहेगा, और ये जो 5 है ये ऋण का हो जाएगा, इधर आके पता ही है हमें, धन का 5 इधर आके ऋण का हो जाएगा, तो 2y 9 में से 5 के कितना हो गया 4। अब इन दोनों का रिलेशन क्या, गुणा क्या है, तो वहाँ जाके क्या होगा भाग हो जाएगा, तो 2 उधर भाग में जाएगा, और इस प्रकार से y का मान जब इसको काटेगा तो 2 का भाग 4 में कितनी बार जाता है, 2 दूनी 4, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अभाज्य गुणनखंड विधि से 1764 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई, हम क्या करते हैं 1764 लिखो, 1764, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है F, ठीक है, 1764 है, इसका क्या कर दो वर्गमूल ज्ञात करो, ठीक है। कहाँ से शुरू करेंगे, इकाई अंक 4 है तो 2 उसका जाएगा, ठीक है, तो 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4,
ठीक है, फिर 2 से करेंगे क्योंकि इकाई अंक 2 है। 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 एकम 2। अब 2 का नहीं जाएगा क्योंकि इकाई अंक क्या आ गया, 1 आ गया। 2 का नहीं जाएगा तो किससे करेंगे, 3 से शुरू करते हैं। तो 3 एकम 3 बचेगा 14, 3 चौको 12, हाँ 3 का जा रहा है, ठीक है। तो 3 एकम 3 बचेगा, 1 14 हो जाएगा, तो 3 चौको हो जाएगा बेटा 12, बचेगा 2, तो 3 7 21, ठीक है। अब देखिए इसमें 3 का जा रहा है, 3 एकम 3 चौको 12, 1 17 नहीं जा रहा है, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का जा रहा, हाँ 7 दूनी 14, 7 एकम 7। एक मिनट है, हाँ ये हो रहा है, सॉरी इसमें 3 का जा रहा है, देखो 3 का जा रहा है, इसमें थोड़ा गलती होगी। 3 का क्या जा रहा है, 3 चौको 12, 2 बचेगा, 3 नमा 27 जा रहा है ना। फिर किसका करें, अब करेंगे हम 3 का, अब नहीं जाएगा 3 का, अब जाएगा 7 सते 49 और 7 एकम 7, ठीक है। अब आ गया सही। तो देखिए 1764 का वर्गमूल, तो इस वर्गमूल के अंदर सारी संख्याएं लिख दो। 2 गुणा गया 2 गुणा गया 3 गुणा गया 3 गुणा गया 7 गुणा गया 7। और अभी आपको ध्यान होगा जब मैंने अभी कौन सी वो 8000 थी, जब मैंने 8000 का घनमूल निकाला था बेटा, तो घनमूल में मैंने कितने जोड़े बाहर निकाले थे, 3 के जोड़े, क्योंकि वो घनमूल था। यहाँ हम किसके जोड़े निकालेंगे, 2 के। तो देखो 1 2 का जोड़ा बाहर आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो जोड़ा है वो बाहर आ सकता है, जो जोड़े में नहीं वो बाहर नहीं आ सकता, रूट के, ठीक है। ये 3 है, ठीक है भाई, ये भी बाहर आ गया, रूट के बाहर आ रहे हैं ना, ये रूट के बाहर, ये भी रूट के बाहर, और इसी प्रकार से ये भी 7 का रूट के बाहर आ जाएगा। तो 3 दूनी 6, 6 सते 42। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। इसी को कहते हैं, ये कह रहा है ना कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो यही है अभाज्य गुणनखंड विधि। क्योंकि देखो ना ये गुणनखंड जो है अभाज्य तो है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना, वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। जी क्या कह रहा है, जी देखिए क्या कह रहा है कि बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए बेटे इसको करने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे हो जाएगा। बहुलक क्या होता है, सबसे पहले क्या करो कि जो दिए गए आंकड़े हो ना उनको आरोही क्रम में लगा दो, ठीक है। उससे थोड़ा एक सहूलियत हो जाती है। चलो वैसे इसमें ज़रूरत नहीं है, बहुलक में ज़रूरत नहीं होती है, पर फिर भी अगर आप लगाना चाहो तो अच्छी बात है, नहीं भी लगाओ तो कोई बात नहीं। बहुलक के लिए क्या देखना है कि वह अंक, जितने अंक दे रखे इन्होंने, उस नंबर को देखो जो सबसे अधिक बार आया है। जिस संख्या की पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार होती है वही क्या होता है, बहुलक होता है। देखिए ये कितनी बार है, 5, देखो 1 2 3 4, 4 बार आए, देख रहे हैं आप। 5 कितनी बार आया है, 4 बार। तो अगर अतः हम बोल सकते हैं दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या है, 5 है, क्योंकि उसकी पुनरावृत्ति क्या है, सबसे अधिक बार हुई है। तो जिसकी पुनरावृत्ति सबसे अधिक होती है वही क्या होता है, बहुलक होता है। दैट्स ये हमारा क्या है, आंसर है। फिर से आगे देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि से 1565 का घनमूल ज्ञात कीजिए। देखो बेटा अभी हमने घनमूल ज्ञात किया था 8000 का, अभी हमने वर्गमूल भी ज्ञात किया। आप इसका खुद करोगे, मैं नहीं कर रहा इसको, ये आप खुद करोगे, ठीक है। क्या करोगे, इस प्रकार से करोगे, पूरा 5 से शुरू करो। जैसे यहाँ पे 5 है ना, तो 2 से शुरू नहीं करोगे, किससे करोगे, 3 से करना, 3 का जाएगा, ठीक है। नहीं तो किससे करोगे, 5 से करोगे। अब पूरा करने के बाद फिर इस प्रकार से इसको लगाओगे, 3 के जोड़े बाहर निकाले, उनका गुणा करके वही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। देखिए ये देखिए आई क्वेश्चन क्या कह रहा, पाइथागोरस त्रिक। बेटा ये कह रहा है पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य क्या है, 6 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, तो पाइथागोरस त्रिक है। तो पाइथागोरस त्रिक क्या होते हैं, पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिक। तो ये होता है जिस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय होती है ना, उसी प्रकार से पाइथागोरस त्रिक होता है, ठीक है। अर्थात किन्हीं 2 संख्याओं के वर्गों का जो योगफल होगा वो तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो वो 3 संख्याएं वो क्या क्या होती है, तो पाइथागोरस त्रिक में बेटा 3 संख्या होती है। एक तो होती है 2m, ठीक है, दूसरी होती है m² - 1 और तीसरी होती है m² + 1। ये 3 संख्या होती है। जहाँ ये बहुत याद रखना इंपॉर्टेंट है कि जो m होगा वो 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ इसने कहा कि पाइथागोरस एक सदस्य दे रखा है इसने 6। तो हम नॉर्मली जो है जनरली हम क्या मानते हैं कि हम यहाँ दिया है, देखो दिया है, क्या दिया है कि पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। तो हम उसको मानेंगे 2m बराबर कितना है, 6 है। ये क्या है, दिया है, एक सदस्य उसने दिया है जिसको हम क्या मानेंगे, 2m के बराबर मान लेंगे। तो 2m बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो m बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 6/2। तो m बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है।
अब पहला सदस्य तो हमारा कितना आ गया 6, पहला सदस्य हमने खुद ही मान लिया कि 2m बराबर। अब दूसरा सदस्य देखिए, दूसरा निकालने के लिए m स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ m का मान रखो, तो m की जगह कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का वर्ग कितना होता है 9 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। फिर देखिए तीसरे के लिए m स्क्वायर प्लस 1, m की जगह कितना आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 1, 3 का वर्ग कितना होता है 9 प्लस 1 और बराबर कितना हो जाएगा 10। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, अतः पाइथागोरस जो तरीका है, पाइथागोरस जो तरीका है वो क्या, पहली ये होगी, ठीक है, पहली ये है, पहली क्या होगी ये पूरी जो ये थी जो इसने दे रखी थी, तो पहले तो 6 होगी, दूसरी क्या निकली हमारी 8 और तीसरी क्या निकल गई 10। ये क्या हमारे पाइथागोरस तरीका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा है और हमें ये आना चाहिए। देखिए ये क्या कह रहा है जी, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या निकालना है, माध्य, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। देखिए बेटा, तो जी हमने कर दी, ये देखिए h, ठीक है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं, प्रथम 10 प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है ये भी हमें पता होनी चाहिए। क्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, यही तो होती है, वही संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं उनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो 1 से 10 तक यही होगी प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। इनका माध्य ज्ञात करना है बेटा। तो माध्य क्या होता है बेटा, देखो माध्य बराबर होता है कुल पदों का योगफल बटे कुल पदों की संख्या, ठीक है। माध्य, इसको हम दूसरा औसत भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको दूसरा नाम क्या है, एवरेज। तो कुल पदों का योग जितने ये है ना, इनको जोड़ दो, इनको जोड़ दो, तो 2 और 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 21 7 28 और 28 और 8 36 हो जाएगा, है ना। 36 9 47 और 10 57, क्या हो जाएगा 57, होगा कि नहीं होगा। और कुल पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 10 है, ये 10 है, तो बटे में क्या आ जाएगा 10, और जब इसमें भाग देगा तो कितना आ जाएगा 5.7। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। देख लो अगर मैंने क्या पता कैलकुलेशन में गलत किया हो, एक बार चेक कर लेते हैं। 10 और 9 19, 19 और 8 हो जाएगा 27, 34 6 40 और 5 45, 45 और 4 45 और 4 कितना 49, 50 और 50 और 5 55 हो रहा था ये, देखो सॉरी ये 55 हो रहा है ना, सॉरी गलती हो जाती है जल्दी में ना, तो 5.5 है ना, मैं 57 हो गया थोड़ा, तो कितना हो जाए 10 का भाग देंगे तो 5.5, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, सॉरी ये तो जे था ना, हे भगवान जे था ये, इसी प्रकार हमने ये भी कर दिया। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए बेटा, मोहन ने एक पुराना रेफ्रिजरेटर 2500 में खरीदा, ध्यान से देखो, ठीक है, खरीदा उसने कितने में 2500 में, ठीक है भाई 2500 में उसने फ्रिज को खरीदा। उसके बाद उसने 500 रुपये उस पर खर्च किया, 500 रुपये में उसने क्या किया उस पर, उसकी मरम्मत वगैरह की और 500 रुपये उस पर खर्चा किया, ठीक है, ये भी किया। 3300 रुपये में वो उसको बेच देता है। अब उसने उसको 3300 रुपये बेच, देखो 25 का खरीदा, 500 खर्चा किया, कितना हुआ 3000 रुपये, टोटल खर्चा कितना हुआ उसका 3000। अब बेच कितने में रहा वो 3300 में बेच रहा है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए उसको लाभ हुआ या हानि हुई। भाई ऑब्वियस सी बात है कि 2500 का खरीदा, 500 खर्चा गया, कितना हुआ 3000, 3000 तो लगे, लेकिन बेच रहा हो 3300 में, ज़्यादा में बेच रहा है ना, तो ज़्यादा में बेच रहा है इसका मतलब उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है, ठीक है, तो लाभ प्रतिशत निकलेगा इसका। तो चलिए इसको करते हैं तरीके से। तो देखिए हम लिखेंगे तरीके से, रेफ्रिजरेटर
का क्रय मूल्य, क्रय मैंने बेटा खरीदना, क्रय मैंने क्या होता है खरीद, तो उसने कितने में खरीदा उसको 2500 रुपये में, कितने में खरीदा 2500 रुपये में। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। तो उसका जो रेफ्रिजरेटर का जो क्रय मूल्य है कितना है 2500 रुपये में। ठीक है, मरम्मत पर किया गया खर्चा, भाषा आप अपनी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कितना उसने मरम्मत पे लगाया 500 रुपये लगाया। ठीक है, तो 500 रुपये लगाए। ठीक है, तो कुल खर्चा लिख लो या कुल क्रय मूल्य लिख लो, है ना। तो कुल जो उसकी खरीद हुई, कुल खर्चा या कुल खरीद जो उसको पड़ी वो पड़ी बेटा 3000 रुपये। कितने की पड़ी 3000 रुपये की। ठीक है, एवं ठीक है रेफ्रिजरेटर का विक्रय मूल्य, विक्रय मैंने बेचना, विक्रय मैंने बेचना, तो विक्रय जो मूल्य है वो कितना कह रहा है, कितने में बेचा उसने 3300 में बेचा, 3300 में बेचा। तो जैसे मुझे ये पता चला कि इसने 3300 में बेचा, जबकि उसने खर्चा किया 3000 का, बेचा उसने 3300 में, तो इसका मतलब ये हो उससे क्या हुआ, इसमें लाभ हुआ। क्या हुआ उसको, इसमें लाभ हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं लिख सकता हूँ अतः लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना है, जितने में उसने बेचा 3300 में बेचा, और क्रय मूल्य कितने बेटा, अब ये नहीं है क्रय मूल्य, ये खर्चा, ये दोनों मिलके ये हो जाएगा। ठीक है, इसको तुम कुल यहाँ पे लिख सकते, चाहे आप लिख लो कुल क्रय हो गया इसका। ठीक है ना, कुल क्रय मूल्य ये हो गया, है ना। इसको गड़बड़ मत करना, इसको मत रखना, ये होगा। तो कितना हो गया 3000 रुपये। ठीक है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो बचेगा कितना 300 रुपये। 300 का उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। तो अब हम क्या निकालेंगे, इसका लाभ प्रतिशत। तो क्या होगा, देखो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत क्या होगा, जो मेरे को लाभ मिला, लाभ बटे क्रय मूल्य, हमेशा किस पे निकलेगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पे क्यों निकले भाई, जो हमने बेचना तो बाद की बात है ना, मेन क्या देखा जाता है, हमारा खर्चा देखा जाता है, तो उस पे निकलता है, गुणा गया 100। तो लाभ कितने का हुआ उसको 300 रुपये का हुआ। क्रय मूल्य कितने का था बेटा, उसने खर्चा कितना किया था इस पर 3000 रुपये, गुणा गया 100। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएगा, ये इसको काट देगा, इसको काटेगा, 3 का भाग 30 में दोगे कितनी बार 10 बार, तो ये आ जाएगा 10%। यही क्या है हमारा आंसर है। तो कितना प्रतिशत का लाभ हो उसे, उस पर 10% का। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक विशेष दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री इस प्रकार से, एक बेकरी की दुकान में इस प्रकार से वो हुआ है, और इसका क्या बनाना है बेटा, हमें पाई चार्ट बनाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बड़े बड़े एग्जामों में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, मतलब जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछा जाता है। तो देखिए मैं प्रश्न को उतार लेता हूँ पहले। ठीक है, 5 का बी। तो क्या क्या है इसमें, देखिए वस्तु है, एक तरफ वस्तु के लिख लेते हैं हम, क्या क्या वस्तु है। एक तो है बेटा सामान्य ब्रेड, सामान्य ब्रेड। चलो मैं इसको लिख लेता हूँ, वीडियो लंबी ना हो, तब वीडियो पॉज, तब तक पॉज कर लेता हूँ। तो देखिए इस प्रकार से मैंने इसकी एक टेबल बना दी। ये टेबल बनाना ज़रूरी है, ना भी बनाओ कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसीलिए बनाई क्योंकि मैंने कहा टाइम वो नहीं होना चाहिए ना, टाइम फालतू में टाइम लगता है, इसलिए मैंने लिख के दे दिया। देखिए तो क्या करना है हमने यहाँ पे, ध्यान से देखिए बेटा, ये इस प्रकार से ये सामान है। ठीक है, इसमें मैं टेबल बना रहा हूँ, हाथी से बना रहा हूँ। ठीक है ना, तो देखिए ये है, इसमें ये कुल जो खर्चा है ये 720 रुपये का है। ठीक है ना, जो उसके मतलब जो बिक्री हुई है 720 रुपये की हुई, जिसमें 320 का ये गया, 80 का ये गया, 160 का, 120 का और
40 का। तो ये हमारी टोटल बिक्री हुई। अब हम उसका हिस्सा निकालेंगे, मतलब कि भाई अगर टोटल इतने की हुई तो ये अगर ये 320 रुपये की हुई है, क्योंकि देखो जब हम इसको उसमें बनाएंगे पाई चार्ट में, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, कोण में बदलना पड़ेगा इसको, किसमें, कोण में। और उससे पहले हमें इसका हिस्सा तो पता होना चाहिए कि कितना आया भाई, है कि नहीं है भाई। हमें ये पता तो है कि भाई बच्चे के इसमें ये नंबर आए, इसमें हिंदी में इतने नंबर आए, गणित में इतने नंबर आए, विज्ञान में इतने नंबर आए, लेकिन उसका परसेंटेज भी तो निकलेगा ना कि कितने परसेंटेज आए, है ना। टोटल तो हमने बताया 500 में से इतने आए, लेकिन उसका परसेंटेज समझ लीजिए आप एक हिसाब से, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसका भाग निकालेंगे, मतलब एक हिस्सा निकालेंगे, कितना हिस्सा हुआ। तो देखिए जैसे पहला है, तो देखिए इसको जैसे 320 है, ठीक है ना। तो ये 320 जो है किसका है, 720 का। तो कितना हिस्सा हुआ ये इसका, है ना, कितना हिस्सा इसने लिया है। तो देखिए बेटा ये हो गया, 0 से 0 कट जाएगा। अब देखो कौन नंबर काट रहा है इसको, देखो 8 काट रहे हैं, 8 चौको 32, 8 हाँ 8 चौको 32, 8 नंबर 72। तो 8 चौको 32 और 8 नंबर 72, ठीक है। तो इतना हिस्सा कौन ले गया, सामान्य ब्रेड बिका इतने रुपए में, ठीक है। अब है 80, दूसरे देखो 80/720, 0 से 0 कट जाएगा। तो 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 8 नंबर 72, क्लियर है। इसके बाद 160/720, 0 से 0 कट जाएगा। तो 8 दूनी 16 और 8 नंबर 72, देख रहे हैं ना आप। इस प्रकार से निकल 9 में से 4, 9 में से 1, 9 में से 2, है ना। तब ये चीज़ होती है, इसको हिस्से में निकालना जरूरी होता है। फिर हो गया जैसे 120, तो 120 बटे क्या लिख देंगे हम, 720, 0 से 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, कौन काट रहा है इसको, 3 से देखो, 3 चौको 12, 3 चौको 12, तो कितना हो जाएगा, 12 12 कम 12 और 12 छक्के 72, ठीक है। और लास्ट में है आपका 40/720, ये इसको क्या कर देगा, काट देगा। और ये कितना, जब कितनी बार जाएगा, कितने चक्को होता है, 18 चक्को 72। तो 4 एकम 4 और 18 चक्को 72, तो सबका हिस्सा निकल गया। अब हम इसको क्या करेंगे, कोण में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, कोण में। तो देखिए कैसे करेंगे, जो ये 4/9 है बेटा, ये किसका है, 360 अंश का। कितने का, 360। अब क्यों है 360, क्योंकि जो पाई चार्ट होता है, पाई चार्ट हम एक वृत्त पे बनाते हैं। इस प्रकार का एक वृत्त होता है, ये देखिए ये बना दिया मैंने इस प्रकार का। तो जब मैं इस पे कोण बनाऊंगा तो ये तो 360 पे बनेगा ना, तो इसलिए तो 360 पे बनाएंगे। तो ये हो जाएगा 9 चौको 36, 40 बार और 4 चौको 16, कितने अंश हो जाएगा, 160 अंश। दूसरा है 1/9 गुणा गया 360 अंश, तो ये भी कितना हो जाएगा, 9 चौको 36, 40 अंश हो जाएगा। फिर है 2/9, तो 360, तो 9 चौको 36, 40 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 80 अंश। फिर कौन सा है, 1/12 गुणा गया 360 हो जाएगा। अब 12 कम 12 बार जो 12 तियाँ 36, 30 बार जाएगा, 30 एकम 30 अंश, ठीक है। और लास्ट में 1/18, ठीक है, 360 अंश। तो 18 दूनी 36, तो 20 अंश हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको चेक करने के लिए जोड़ दो, तो 160 और 40 200, फिर 280, ठीक है। और 280 और ये हो जाएगा कितना, 280, 300, 330, नहीं ये गलत हो गया, हमें कितना चाहिए था, 360 अंश। तो ये हाँ देखो ये गलत हो रहा है, इसका मतलब हमने कहीं पे गलती कर दी है। ये तो ठीक है, यहाँ देखो ये हो गया, ये भी ठीक है उत्तर। हाँ देखिए बेटा यहाँ पे गलती हो गई, ये देखिए, ये देखो मैंने क्या बोला था, 12 कम 12 और 12 दूनी 36, 12 बढ़ चुका 12 छक्के 72, ये 6 आना था, देख रहे हैं आप, 12 छक्का 72, ये हो गया। तो यहाँ 6 होगा, तो 6 होने से क्या जाए, 6 छक्के 36, 60 अंश आएगा। यहाँ पे कितना अंश आएगा, 60। अब गिनना, 16 4 200, 280, 300, 360 अंश, तो टोटल हो गया 360 अंश। ये तो बेटा हमने कोण हल कर दिया। अब इसको पाई चार्ट में कैसे दिखाना है, पाई चार्ट में दिखाने के लिए क्या करना है, आप देखिए कोई ना कोई कोण 360 अंश से टोटल है 80। पहले यहाँ पे जैसे ये केंद्र होता है ना, आपने इस प्रकार से एक रेखा, ये क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो इस प्रकार से हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक अगर मैं इसमें एक सीधी रेखा बना दूँ, ये देखो, तो ये मेरे 180 अंश होगा कि नहीं होगा, है 180 अंश है। इसमें मेरा एक कोण है बेटा 160 अंश, क्या है 160 अंश। तो अगर मेरी 180 अंश है तो इसका मतलब वो यहाँ कहीं होगा।
आप चांदी से बना सकते हो, है ना। तो ये वाला कोण हो गया, ठीक है। इसको हम बोल देंगे सामान्य ब्रेड। सबसे ज़्यादा वही तो है सामान्य ब्रेड। जो सामान्य ब्रेड है वो 160, तो 160 यहीं कहीं होगा क्योंकि टोटल यहाँ 180 है। अब ये जो मैंने ये 20 अंश है, ये क्या बना दे, मान लो ये 20 है, तो भाई 160 ये हुआ और 20, तभी तो 180 अंश, 20 क्या था इसमें, अन्य था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अन्य आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये है 90, अब देखो ये 80 से थोड़ा कम है, तो इसका मतलब 90 तो यहाँ पे होगा 90, तो ये 90 से थोड़ा इधर की तरफ कर दो, है ना। तो ये 80 अंश, तो 80 अंश में क्या आ जाएगा हमारा, केक और पेस्ट्री, केक और पेस्ट्री आ जाएगी, ठीक है। ये भी हो गया। अब क्या बचा, 60 और 40, तो 100, एक में इतना कर दो बस। ये तो आप खुद नाप के बना सकते हो। तो यहाँ पे 40 अंश में मेरा क्या आ जाएगा, फ्रूट केक, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 80 में कितना आ जाएगा, 80 नहीं 60 में मेरा क्या आ जाएगा, बिस्किट। तो इस प्रकार से बेटा आप पाई चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसको आप चांदी से बना सकते हो, चांदी से नाप के आप कर सकते हो। भाई ये आपने समझना है, पहले इसका भाग जरूर निकालना है, मतलब प्रत्येक का टोटल से, प्रत्येक को टोटल से क्या करा हमने, उसके हिस्से निकाले और गुणा के 360, गुणा के 360, उससे हमारा क्या बन गया, डिग्री में बन जाएगा। उसको हम यहाँ पे चांदी की सहायता इसको अच्छे से हम इसको दर्शा सकते हैं, ठीक है। अब इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, चलिए उसको हल करते हैं। देखिए ये है लास्ट क्वेश्चन, इसको हल कीजिए। देखिए ये क्या कह रहे हैं कि 8x - 3/3x = 2, इसको हल कीजिए, ठीक है। चलिए करते हैं भाई। सी में 2 पार्ट पूछ रखे इन्होंने, तो सी का जो पहला है पहले हम उसको हल करते हैं। क्या है, 8x - 3/3x = 2, इसको हल करना है। देखो बेटा ध्यान से समझो, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखिए इसको सरल करना है। सरल करने के लिए जो ये बटे में है ना, ये जो बटे वाला होगा ये उधर जाएगा, ठीक है। और बटे का मतलब होता है भाग, तो जो ये 3x है ना, ये 3x ये इस पूरे के साथ भाग के रिलेशन में जो कि दिख रहा है, तो बेटे ये उधर जाके क्या करेगा, गुणा करेगा। तो देखिए 8x हमारा ऐसे रहेगा, -3 ऐसे रहेगा, और ये 2 ऐसे रहेगा, और जो ये 3x है ना ये इधर क्या कर देगा, गुणा कर देगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये गुणा कर देगा। फिर इसको ऐसे रहने दो, 8x - 3 और ये 2 3 6x, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x। अब देखो ऐसा क्वेश्चन तो हम पहले भी कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, 6x को इधर ले आओ। क्या बोला मैंने, चर राशियों को एक तरफ लाना है, तो 8x तो यही रहेगा। अब ये 6x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा। अब क्या है, जो अचर पद है उनको बराबर के उधर, तो ये 3 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा, धन का 3 हो जाएगा बेटा। तो 8x में 6x जाएगा तो बचेगा 2x, धन का होगा क्योंकि 8 पे धन का है, इसलिए ये 3 हो जाएगा। और इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, गुणा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2, क्योंकि 2 उधर जाके क्या बन जाएगा, भाग, और ये हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि 1/4, यहाँ पे क्वेश्चन अधूरा था ना, इसलिए मैं इसको पूरा किया। 1/4 और 1/2 के मध्य 3 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए अभी भी हमने बीच में परमेय संख्या निकाली थी, तो वो छोटा था। यहाँ हम सीखेंगे कि अच्छे से परमेय संख्या कैसे निकालते हैं। तो 1/4 और 1/2, ठीक है। तो देखिए 1/4 सी का दूसरा, ये कह रहा है 1/4 और 1/2 के मध्य कितनी, 3 परमेय संख्याएं निकालिए। 3 परमेय संख्याएं। देखिए बेटा सबसे पहली बात, अगर मैं इसको देखूंगा, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं, तो मेरे पास परमेय संख्या एक है 1/4, एक है बेटा 1/2। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि ये जो परमेय संख्या हमारे पास दी गई है, इनके जो हर हैं वो समान नहीं है, और जब तक इनके हर समान नहीं होंगे तब तक हम इनकी परमेय संख्याएं इनके बीच में नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हर समान करने के क्या करेंगे, हर समान करेंगे। अब देखिए 1/4 है और ये 1/2 है। अब हर समान करने के लिए, क्योंकि ये जो 4 है ये 2 से विभाजित हो जाता है, 2 का भाग इसमें चले जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी 4 बना देंगे। जैसे ये 4 है तो इसको भी 4 बना देंगे। तो इसमें क्या करेंगे, जो ये है 1/2, इसके अंश और हर में क्या कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2/2 दूनी 4, ठीक है। अब एक संख्या है 2/4, दूसरी है 1/4। अब हम 1/4 और
2/4, इनके बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो देखिए बेटा, इसके कई तरीके हैं इसके करने के, तो अभी मैं नॉर्मली आसान तरीका बताता हूँ। ये कह रहा है कि 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसने कहा चूंकि 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। कितनी ज्ञात करनी है? 3 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है उसमें क्या कर दो, 1 जोड़ दो। 3 धन 1, तो 3 धन 1 कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, इस 4 का क्या करेंगे, का गुणा दोनों परिमेय संख्याओं के, दोनों परिमेय संख्याओं के अंश तथा हर में करने पर। ठीक है, तो पहली है 1/4, इसमें क्या कर दो, 4 का गुणा यहाँ भी कर दो, 4 का गुणा यहाँ भी कर दो, ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 चौको 16। दूसरी भी कितनी, 2/4, इसमें भी 4 का गुणा कर दो, इसमें भी 4 का गुणा कर दो, 4 दूनी 8 और 4 चौको 16। तो देखो बेटा हर समान है, तो यहाँ देखो पहले ये है 4/16, इसके बाद 4 के बाद कितने आएगी, 5/16, इसके बाद आएगी 6/16, फिर आएगी 7/16 और फिर आएगी 8/16। देखो 8/16 तो मेरी कौन सी है, यही तो है 2/4 वाली, और 4/16 मेरी कौन सी है, 1/4 वाली। तो ये 3 परिमेय संख्याएं हमने बीच में निकाल दी। ठीक है, यहाँ पे अब आप बोलोगे कि सर आपने ऐसा क्यों किया। ये इसलिए करना है अगर हमें सेलेक्टेड निकालनी है। हमेशा याद रखिए, जितनी परिमेय संख्याएं वो बोल रहे हैं ना, ये सबसे आसान तरीका है। जितनी परिमेय वो संख्या बोल रहे हैं 1 प्लस कर दो, उसके बीच में उतनी निकलेगी। अगर आपको मान लो इसमें कन्फ्यूजन है या आपको डाउट हो या याद नहीं रहता है, कुछ भी ऐसा है, तो क्या करना, 10 का कर देना। क्या कर दो, 10 का कर दो। कभी भी जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो, सबसे पहले हर समान कर दो, और हर समान करने के बाद क्या कर दो, दोनों परिमेय संख्याओं के अंश और हर में क्या कर दो, 10 का गुणा कर दो। तो तब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे आंसर क्या होगा, अगर मान लो 2 परिमेय संख्या पूछ रहा है, 3 बोल रहा, 4 बोल रहा, लेकिन आपकी क्या आएगी, 8 9 आ जाएगी सीधे, 9 9 10 10 परिमेय संख्या आ जाएगी, क्योंकि 10 रखने से ज़्यादा आएंगी, है ना। जितने ज़्यादा संख्याओं का हम गुणा करेंगे उतनी ज़्यादा संख्याएं आएंगी। अब मैंने आपको बताया था कि 2 संख्याओं के बीच या 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्याएं आ सकती है। 10 का करें, 100 का करेंगे तो और ज़्यादा आएंगे, है ना। तो वो डिपेंड करता है जितनी ज़्यादा संख्या का हम गुणा करेंगे उतने का। बट डिपेंड, मेन पॉइंट क्या है कि दोनों का हर समान होना चाहिए, बस। क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि मुझे 3 निकालनी थी तो 4 का कर दो, 4 निकालनी है तो 5 का कर दो, 6 निकालनी है 7 का कर दो। जितना वो बोलेगा प्रश्न में उससे एक ज़्यादा का गुणा कर दो अंश में, हर में, और उसके बाद तुम्हारी उतनी परिमेय संख्या निकलेगी जितने की प्रश्न में बोली गई होगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज जो है बट ये क्लास जो 8th का था, ये पूरा का पूरा पेपर हमने कंप्लीट कर दिया है शुरू से लेके अंत तक। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो में मज़ा आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी तरफ से बेटा पूरी मेहनत की है, जितना मेरे से मैं मतलब जितने अच्छी तरीके से मैं आपको समझा सकता था। और इससे कोशिश मैं करूँगा और अच्छे तरीके से मैं आपको इससे भी बेटर, जब हम इसको सिलेबस में पढ़ेंगे तो मैं आपको कोशिश करूँगा और अच्छे तरीके से समझाने की। लेकिन इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और मेरे जो वीडियोज़ हैं जो मैंने अपने चैनल में डाल रखी है उनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, खुद भी देखिए। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं कमेंट के द्वारा। तो इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा। इसके साथ धन्यवाद बेटा।